हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, सर्दियों का मौसम आप सभी को मुबारक हो। और दोस्तों याद करिए, उस पल को याद करिए दोस्तों, उस वक्त को याद करिए जब दोस्तों हम छोटे क्लासों में पढ़ा करते थे। और दोस्तों उस समय क्या करते थे, सर्दियों के मौसम में वो दोस्तों रजाई ओढ़ करके अपने सर को दोस्तों थोड़ा सा बाहर निकाल करके और वो दोस्तों कॉपी में प्यार से कलम को चलाना और उस किताब में लिखी हुई लाइन को दोस्तों फीलिंग के साथ पढ़ना, वो सब कुछ याद आता है दोस्तों। बदला है तो सिर्फ वक्त दोस्तों, आज भी हम वही के वही है। बदलता दोस्तों सिर्फ क्या है, वक्त बदलता है, बाकी दोस्तों हम आज भी वही है। तो इसी फीलिंग के साथ दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और देखिएगा, इस फीलिंग की नजाकत को देखिए दोस्तों, और इस सुबह की नजाकत को देखिए। आपके लिए मोटिवेशन लाइन क्या है दोस्तों कि कामयाबी सुबह के जैसी होती है। याद करना दोस्तों, जो कामयाबी होती है ना वो किसके जैसी होती है, वो सुबह के जैसी होती है, जो मांगने से नहीं दोस्तों जागने से मिलती है। अगर दोस्तों आपको सुबह चाहिए ना, तो सुबह आपको दोस्तों अगर सुबह अपने नाम करना है तो सुबह दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको सुबह जागना होगा। और दोस्तों जो सुबह जाग गया ना, वही दोस्तों क्या होता है, वही कामयाब होता है। तो इसी लाइन की पेशकश में दोस्तों आप हमें आज्ञा दीजिए ताकि हम इस क्लास को प्रारंभ कर सकें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने आने वाली है। और देखिए दोस्तों, आज आपका टॉपिक क्या रहने वाला है। आज आपका टॉपिक है दोस्तों डीसी इंजन के बारे में। जो दोस्तों आप अपने, जो आपकी शादी हुई होगी दोस्तों ना, तो आप अपने शादी में भी दोस्तों इसी इंजन को लाए होंगे। याद करिए दोस्तों, वो जो आपने इंजन लाया था ना, वो यही इंजन था। देखिए ये क्या है दोस्तों, वो जो इंजन है ना, वही इंजन के बारे में आपको पढ़ना है। और इसके हर एक पार्ट को आप महसूस करना दोस्तों। ये जो आपको पार्ट दिख रहे हैं, मैं आपको यहां से हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। तो दोस्तों आप देखना, ये वाली जो आपको पार्ट दिख रही है, ये वाली, इसी पार्ट के अंदर से दोस्तों क्या लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है दोस्तों कॉइल लगी हुई है, जिसको हम कहते हैं आर्मेचर कॉइल। और इस पार्ट से दोस्तों आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, कई सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर क्या है दोस्तों, ये इसका फाउंडेशन एरिया है, फाउंडेशन पार्ट है। इस फाउंडेशन पार्ट से भी दोस्तों कई सारे क्वेश्चन मिलते हैं देखने के लिए। और ये वाली भाग देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये वही भाग है दोस्तों जो इंजन गर्म हो जाने के बाद आप क्या करते हैं, आप दोस्तों इसको कूल करने के लिए पानी डालते हैं, यानी कि रेडिएटर है ये दोस्तों। क्या है, ये रेडिएटर है, ये इसकी पंखुड़ियां हैं। ये वाली दोस्तों क्या है, इनकी पंखुड़ियां हैं। तो इन पूरे दोस्तों ये जो सिस्टम आपको इंजन दिख रहा है ना, इस इंजन के बारे में आज आप सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सीखते रहिए और इस क्लास को भी शेयर करिए। और दोस्तों मुझे आप पर पूरा उम्मीद है, आप पर दोस्तों मुझे पूरा ट्रस्ट है दोस्तों, विश्वास है। और हम क्या करना चाहते हैं दोस्तों, हमारी बस एक ही तमन्ना है दोस्तों कि हम आपसे लाइव जुड़ सके। और उस तमन्ना को दोस्तों, उस इंतजार को समाप्त करना, उस इंतजार की घड़ी को दोस्तों समाप्त करना, और ये आपके हाथ में है। क्योंकि दोस्तों जितना अधिक आप क्लास को शेयर करेंगे ना, उतना ही अधिक दोस्तों स्टूडेंट इस चैनल, इस परिवार से जुड़ेंगे और फिर दोस्तों हम लाइव क्लास कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों लाइव क्लास लेने के लिए इस क्लास को दोस्तों जरूर शेयर करना और फिर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, हम आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। और देखिए, प्रश्नों के माध्यम से दोस्तों मैं दोबारा आपके सामने इंजन लेकर के दोस्तों आपका दिल जीतने के लिए आ चुका हूं। और दोस्तों आपका दिल जीते बिना मैं आज जाने वाला नहीं हूं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर पहले को गौर से देखिए कि दो सीरीज जनरेटर को आपस में क्या कर रहे हैं दोस्तों, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं ना। दो सीरीज जनरेटर को आपस में सिंक्रोनाइज करते समय इक्विलाइजर रिंग किस उद्देश्य से लगाया जाता है ना। इक्विलाइजर दोस्तों जो रिंग है, इसको किस उद्देश्य से लगाते हैं। क्या दोस्तों वो पावर फैक्टर मैच कराते हैं आप, या फिर इंपीडेंस मैच कराते हैं, या फिर दोस्तों सिंक्रोनाइजिंग को अनबैलेंस से बचाते हैं, या केवल पावर फैक्टर मैचिंग हेतु। तो सुनना दोस्तों, इसके कॉन्सेप्ट को आप गौर से सुनना कि जब भी दोस्तों आप क्या करते हैं, आप सिंक्रोनाइजिंग करते हैं, है ना। मैं इसका दोस्तों डायग्राम बनाता हूं, फिर आपको समझा रहा हूं, है ना। फिर दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। ये जनरेटर है दोस्तों, जीवन जनरेटर है ना। और ये दूसरी जनरेटर है, सुनना दोस्तों, ये क्या है, ये G2 जनरेटर है, यानी कि जनरेटर नंबर तीसरा। और ये है दोस्तों G3 जनरेटर। तीन आपके पास जनरेटर हैं। इसको दोस्तों आपको सिंक्रोनाइज करना है, तो एक साथ इसको आपको कनेक्ट करना होगा, है ना। और यहां पे आपको क्या लगाना होगा दोस्तों, यहां पे आपको लगाना होगा लोड।
है ना। यहां पे आप लगा दीजिए लोड, ये आपका क्या है, ये आपका लोड है। सुनना दोस्तों, ये आपका क्या है, लोड है। जब दोस्तों जब तक आपकी ये कौन सी प्रोसेस चल रही है, तो सुनना दोस्तों मैं आप इसको लिखता हूं, ये है दोस्तों सिंक्रोनाइजिंग, है ना। ये क्या है, सिंक्रोनाइजिंग, ये क्या हो रही है, सिंक्रोनाइजिंग हो रही है ना। तो जब तक दोस्तों आपकी सिंक्रोनाइजिंग प्रचालन आराम से चल रही है, यानी कि दोस्तों जब तक आपकी सिंक्रोनाइजिंग प्रचालन दोस्तों आराम से चल रही है तब तक कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ये लोड है, इस लोड को आप बढ़ाते हैं, लोड जैसे ही बढ़ाएंगे दोस्तों तो ये लोड क्या करेगा, ये दोस्तों सप्लाई से सप्लाई करंट की डिमांड करेगा। और इस लोड को सप्लाई करंट कहां से मिल रहा है दोस्तों, इन्हीं तीनों जनरेटर से मिल रही है। अब दोस्तों जब लोड बढ़ता है तो लोड करंट भी बढ़ती है। सुनना दोस्तों, जब लोड बढ़ता है तो क्या बढ़ती है, लोड करंट का मान भी बढ़ती है। और लोड करंट कहां से इसको मिल रहा है, इसको इन्हीं जनरेटर से लोड करंट मिल रही है ना। तो ये जब लोड बढ़ता है ना तो इन तीनों जनरेटर में से किसी भी एक जनरेटर में दोस्तों डिमांड अधिक पहुंचता है। जब दोस्तों डिमांड अधिक पहुंचेगा, जिस जनरेटर में डिमांड अधिक पहुंचेगी, यानी कि जिस जनरेटर में दोस्तों मांग अधिक होगी करंट की, वो जनरेटर क्या करेगा, एक्स्ट्रा करंट जनरेट करेगा। तभी तो दोस्तों इस लोड को वो जनरेट एक्स्ट्रा दे पाएगी, करंट एक्स्ट्रा दे पाएगी। तो मान लीजिए कि जो G2 जनरेटर है दोस्तों, इस पे प्रभाव पड़ा, इस पर प्रभाव पड़ा इस लोड को, इस लोड का, तो ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा जनरेट करेगा पावर, है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्या करेगा दोस्तों, ये अतिरिक्त, है ना, ये अतिरिक्त धारा उत्पन्न करेगी। और अतिरिक्त धारा उत्पन्न करेगी ना दोस्तों, तो फिर क्या होगा, ये आपकी सिंक्रोनाइजिंग दोस्तों अनबैलेंस हो जाएगी। क्या होगी दोस्तों, अनबैलेंस हो जाएगी, है ना। अनबैलेंस से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पे दोस्तों एक बार डाल देते हैं, एक रिंग डाल देते हैं इस प्रकार से। अब इसको क्या कहते हैं, ये कौन सी तार है, ये है दोस्तों इक्विलाइजर। लिखना दोस्तों, इक्विलाइजर रिंग, है ना। ये क्या है, ये है दोस्तों इक्विलाइजर रिंग। इक्विलाइजर रिंग क्या करता है, सिंक्रोनाइजिंग को दोस्तों अनबैलेंस से बचाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन नंबर सी, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसीलिए दोस्तों इस क्लास को ना लेकर के दोस्तों भोले शंकर का नाम और बिल्कुल शेयर कर देना दोस्तों, और ठोक दीजिए दोस्तों सब्सक्राइब वाले बटन को। बाकी दोस्तों जो होगा वो सब आपके सामने होने वाला है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर 3, सिंक्रोनाइजिंग को अनबैलेंस से बचाने के लिए, है ना। अब देखना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और महसूस करना इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दोस्तों कहीं आपके एग्जाम आ न जाए, आपके एग्जाम में इस दृष्टि से दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए कि डीसी इंजन में आर्मेचर कॉइल को, है ना, कम्यूटेटर के सेगमेंट से कैसे कनेक्ट की जाते हैं। कैसे दोस्तों आप जो आर्मेचर की कॉइल होती है ना, उसको कम्यूटेटर के सेगमेंट से जोड़ते हैं, वो आपको बताना है। और इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हार्ड वेल्डिंग या कॉर्डिंग राइजर सोल्डर, या फिर दोस्तों बेरोजा सोल्डर, या फिर दोस्तों आर्क वेल्डिंग। सुनना दोस्तों दोबारा, अगर किसी आर्मेचर कॉइल को कम्यूटेटर के सेगमेंट से, यानी कि कम्यूटेटर के खंड से जोड़ना है, तो आप किसका उपयोग करेंगे। मैं दोस्तों थोड़ा सा आपको फीलिंग कराता हूं दोस्तों, और देखिएगा ये क्या है, ये जो आपको खंड दिख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, कम्यूटेटर के खंड है। किसके दोस्तों, कम्यूटेटर के खंड है ना। यहां पे देखिए कॉइल, आर्मेचर की कॉइल ऐसे आती है, फिर दोस्तों इस प्रकार से इसमें जुड़ जाएगी, फिर इस प्रकार से इसमें जुड़ जाएगी, फिर इस प्रकार से इसमें जुड़ जाएगी, फिर दोस्तों ये बाहर निकल जाती है। यानी कि यहां पर दोस्तों आप इसको किस मदद से जोड़ते हैं, वो कौन सा सोल्डरिंग होगा, तो दोस्तों कॉर्डिंग राइजर सोल्डर होता है। कौन सा, कॉर्डिंग राइजर सोल्डर होता है। अब सुनना दोस्तों ध्यान से, ये छोटी जनरेटर में होती है। किसमें दोस्तों, ये होती है किसमें, छोटी जनरेटर में, है ना। ये छोटी जनरेटर होती है, छोटी जनरेटर में। अगर आपसे कहूं दोस्तों कि बड़ी जनरेटर में आप कैसे कॉइल को जोड़ते हैं, तो नोट करना, जहां पर भी बड़ी जनरेटर होगी ना, है, लिखता हूं दोस्तों मैं यहां पे, आप भी लिख लेना। जो बड़ी जनरेटर होती है उसमें दोस्तों जो आपका तांबा का, यानी कि कॉपर का दोस्तों लक्स प्रयोग करते हैं, लग्स, है ना, कॉपर का लक्स प्रयोग करते हैं जोड़ने के लिए। नोट कर लेना दोस्तों इस चीज को कि छोटी जनरेटर है तो कॉर्डिंग राइजर सोल्डर द्वारा यहां पे आप सोल्डिंग करके दोस्तों आर्मेचर के कॉइल को कनेक्ट करेंगे। अगर बड़ी जनरेटर है तो कॉपर का लक्स, यानी कि तांबे का लक्स का प्रयोग करके वहां पे कनेक्ट करेंगे। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो भी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। आप चाहे दोस्तों यूपीपीसीएल का
एग्जाम दे, यूपी आर्मिनल का दे दोस्तों, यानी कि तमाम सारी एग्जाम जो होती है ना दोस्तों, उन सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैं क्या कहता हूं, ऐसे प्रश्नों को मैं एक ही नाम देता हूं दोस्तों ऐसे प्रश्नों को, कि ये प्रश्न बहुत ट्रेंडिंग में है आजकल दोस्तों। ये वास्तव में जो प्रश्न बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, और ट्रेंडिंग क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूं, और चुन चुन कर लेकर आया हूं। तो देखते रहिए, किसी दोस्तों दिए गए विकल्पों में से, है ना, ये जो आपको विकल्प दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से किस जनरेटर को वेरिएबल वोल्टेज जनरेटर के नाम से भी पहचाना जाता है। जैसे कि दोस्तों आपका भी नाम क्या है, घर का नाम अलग है, स्कूल का नाम अलग है, और दोस्तों आपके जो दोस्त यार हैं वो आपको दोस्तों और ही फनी नाम से आपको पुकारते हैं, फनी नाम से आपको बुलाते हैं। यानी कि इंसान तो एक ही है, लेकिन नाम क्या है दोस्तों, नाम अलग अलग है ना। इसी प्रकार से इनमें से आपको दोस्तों सेलेक्ट करना होगा कि वो कौन सा जनरेटर है जिसको वोल्टेज दोस्तों क्या देखना, वेरिएबल वोल्टेज जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। और वो दोस्तों जनरेटर आपके सामने है, वो है दोस्तों सीरीज जनरेटर। कौन सी है दोस्तों, सीरीज जनरेटर है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्वेश्चन के दोस्तों करीब ही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब सुनना दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि डीसी सीरीज जनरेटर का जो फ्लक्स होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों, जो सीरीज जनरेटर का है ना, लिखता हूं दोस्तों, आप भी लिखना। जो आपकी सीरीज जनरेटर होती है ना, इसका जो फ्लक्स होता है, सीरीज जनरेटर का दोस्तों जो आर्मेचर फ्लक्स होता है, ये शंट जनरेटर है ना, नोट करना। ये दोस्तों किस जनरेटर की तरह, ये शंट जनरेटर की तरह दोस्तों नियत हो जाती है ना, की तरह नियत हो जाती है। नियत को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट हो जाती है। अगर दोस्तों मैं आपसे ये पूछ दूं कि भैया ये किस कंडीशन में होता है ना, सीरीज जनरेटर का जो आर्मेचर फ्लक्स है वो दोस्तों क्या करता है, शंट जनरेटर की तरह वो भी नियत हो जाती है, लेकिन किस कंडीशन में होती है, तो लिखना दोस्तों, इसके कंडीशन को भी आप लिख लेना। इसकी जो कंडीशन है दोस्तों, पोल सेचुरेट हो जाने के बाद। कब दोस्तों, पोल जो आपकी सेचुरेट है ना, पोल सेचुरेट हो जाने के दोस्तों बाद, है ना। कब, पोल जब सेचुरेट हो जाती है ना, उस कंडीशन में दोस्तों जो सीरीज जनरेटर का आर्मेचर फ्लक्स है वो शंट जनरेटर के आर्मेचर फ्लक्स के जैसे दोस्तों कांस्टेंट हो जाती है, नियत हो जाती है ना। ये पोल सेचुरेट हो जाने के बाद की कहानी है। पोल सेचुरेट हो जाने के पहले की जो कहानी होती है दोस्तों वो अलग, जैसे दोस्तों आपके बचपन की कहानी है ना वो अलग होगी, और दोस्तों जो आपके इस वक्त की जो कहानी है, जो दोस्तों आप अपना इतिहास बनाने के लिए इस मैदान में उतर चुके हैं ना, तो इसकी जो कहानी होगी दोस्तों, इस कहानी में दोस्तों अलग ही प्रकार का मजा होगा, अलग ही प्रकार की दोस्तों इम्तिहान होगी, अलग ही प्रकार के आपको परीक्षा देना होगा। और जो आपकी बचपन की कहानी थी वो अलग ही प्रकार की दोस्तों, वो रोमांटिक कहानी होगी, है ना, वो कभी नहीं भूलने वाला। तो ये चीज है दोस्तों, आंसर आपको मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर माना जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं आपको ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस जनरेटर से वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक प्राप्त होती है। अब आप बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक प्यार भरा मैसेज भेजिए मेरे लिए कि दोस्तों जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन होता है ना, ये किस लोड पर ज्ञात किया जाता है ना, किस लोड पर इसको हम ज्ञात करते हैं। देखिएगा, पृथक उत्तेजित जनरेटर, ये दोस्तों फिर ओवर कंपाउंड जनरेटर, या फिर उपरोक्त में से सभी, या फ्लैट लेवल कंपाउंड जनरेटर। कौन सा दोस्तों इसका आंसर होगा, जो वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक प्राप्त होता है उस जनरेटर को आपको बताना होगा मुझे कि ओवर कंपाउंड जनरेटर दोस्तों या पृथक उत्तेजित जनरेटर। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा पृथक उत्तेजित जनरेटर। कौन सी जनरेटर दोस्तों, पृथक उत्तेजित जनरेटर। अब दोस्तों इसके बचपन की कहानी सुनना, पृथक उत्तेजित जनरेटर की दोस्तों बचपन की जो कहानी है ना, वो रोमांटिक कहानी मैं आपके सामने रखता हूं दोस्तों, प्रस्तुत करता हूं कि पृथक उत्तेजित जो जनरेटर होती है ना, इसकी स्टोरी क्या है। तो सुनना दोस्तों, जो पृथक उत्तेजित जनरेटर होती है ना, इस जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को हम अलग से सप्लाई देते हैं, है ना। मैं यहां पे लिखता हूं दोस्तों, इसके फील्ड वाइंडिंग को नोट कर लेना दोस्तों। इसके फील्ड वाइंडिंग को दोस्तों हमें अलग से क्या दोस्तों, हमें अलग से एक्साइट करना पड़ता है ना, उत्तेजित करना पड़ता है। लिखना दोस्तों, उत्तेजित
करना पड़ता है ना। उत्तेजन का मतलब क्या हो दोस्तों, चार्ज करना, है ना। उत्तेजन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है चार्ज करना, हमें अलग से चार्ज करना पड़ता है। अगर आपसे मैं पूछूं दोस्तों कि फील्ड वाइंडिंग को जो आप अलग से दोस्तों सप्लाई देते हैं तो किसके माध्यम से देते हैं, तो लिखना दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर के माध्यम से। किसके दोस्तों, ब्रिज रेक्टिफायर, नोट करना दोस्तों, ब्रिज रेक्टिफायर के माध्यम से, है ना। ब्रिज रेक्टिफायर के माध्यम से हम इसके फील्ड वाइंडिंग को अतिरिक्त सप्लाई देते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर दोस्तों आउटपुट में क्या देती है, तो आउटपुट दोस्तों ये डीसी सप्लाई देती है। क्या देती है, आउटपुट में ये डीसी सप्लाई देती है। नोट करना, आउटपुट में ये ना क्या करती है, डीसी सप्लाई प्रदान करती है ना, डीसी सप्लाई देती है। अगर दोस्तों ऑप्शन में ये ना हो तो फिर आप क्या करेंगे, ऑप्शन में ये ना हो दोस्तों तो ये ऑप्शन में जरूर होगा, लिखना यहां से कि छोटी जनरेटर, है ना, छोटी जनरेटर। नोट करना, छोटी जनरेटर यानी कि जो दोस्तों बड़े आकार के पृथक उत्तेजित जनरेटर होंगे ना, उसको हम छोटी जनरेटर के द्वारा हम सप्लाई देंगे। अगर एक छोटी दोस्तों इंजन है तो फिर हम क्या करेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर के माध्यम से इसके फील्ड वाइंडिंग को चार्ज करेंगे, एक्साइट करेंगे। ये दोस्तों इसका प्यार भरा एक स्टोरी था, है ना। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर मिल गया होगा। आप दोस्तों महसूस कर पा रहे होंगे। आप दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, पृथक उत्तेजित जनरेटर है, ये हमें कैसा वोल्टेज रेगुलेशन देता है, ये हमें वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक देता है। और दूसरी बात दोस्तों, यहां से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक ही क्वेश्चन से मैं आपको कई सारे आंसर देता हूं। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखना, गौर करना मेरी बातों को दोस्तों। सुनना, ये जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन है ना, ये क्या है वोल्टेज रेगुलेशन, नोट करना यहां पे जो VR परसेंटेज है दोस्तों, ये क्या है, ये जनरेटर की हानि है। ये क्या है दोस्तों, जनरेटर की हानि है। जो कि दोस्तों क्या होना चाहिए, जनरेटर की हानि अधिक होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, ये बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि जनरेटर में हानि अधिक होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो भैया जनरेटर में हानि कम होनी चाहिए, इसीलिए VR यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन का मान हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और जो दोस्तों इसमें ऋणात्मक में प्राप्त हो रही है, इसका मतलब कि बहुत अच्छा जनरेटर ये माना जाता है। अब दोस्तों इसका यूज कहां किया जाता है, ये बताइए। इसका दोस्तों नोट करना, इसका जो उपयोग है ना, ये कहां पे करते हैं, तो लिखना दोस्तों इसका हवाई जहाज में। कहां पे दोस्तों, हवाई जहाज में इसका उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज भेजिए मेरे लिए कि हवाई जहाज में कौन कौन स्टूडेंट बैठ चुके हैं, है ना। कितने स्टूडेंट है दोस्तों जो ट्रेवल कर चुके हैं हवाई जहाज में बैठ करके और वो उस पल को महसूस किए हैं। और इसका दूसरा इस्तेमाल कहां पे करते हैं, तो लिखना दोस्तों जल जहाज में। कहां पर, जल जहाज में इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि जल जहाज में दोस्तों जितने भी इलेक्ट्रिकल उपकरण लगे होंगे उनको सप्लाई किसके माध्यम से देते हैं, तो पृथक उत्तेजित जनरेटर के माध्यम से देते हैं। और दोस्तों जो हवाई जहाज में होती है ना, वो वहां पे सप्लाई किसके माध्यम से मिलती है, वहां पे लगे उपकरणों को तो पृथक उत्तेजित जनरेटर के माध्यम से ही मिलती है। तो इसका आंसर दोस्तों आपके सामने अगर खड़ी हो चुकी है, ऑप्शन नंबर ए इसका ही करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों अगले प्रश्न से मिलाता हूं मैं, डीसी शंट जनरेटर का फ्लक्स नियत होती है, इसके मान को परिवर्तित करने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। अब सुनना दोस्तों, आप अब क्या इस क्लास के इंटरवल पर आ चुके हैं, इस क्लास के दोस्तों मध्यांतर पर आ चुके हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है दोस्तों वो आपके क्या है, आपके सामने खड़ी है कि शंट जनरेटर है, इसका फ्लक्स नियत होता है। इस फ्लक्स के मान में परिवर्तित करने के लिए आप जो है ना दोस्तों, आप किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन क्या है कि मल्टीप्लायर का, शंट रेगुलेटर का, डायोड का या सीरीज रेगुलेटर का। तो किसका प्रयोग करते हैं, शंट रेगुलेटर का दोस्तों, किसका, शंट रेगुलेटर का। अब सुनना दोस्तों, इसके भी कॉन्सेप्ट को सुनना कि जो आपकी फ्लक्स है ना दोस्तों, फ्लक्स को डायरेक्ट कम करने के लिए, फ्लक्स के मान को डायरेक्ट परिवर्तन करने के लिए आज तक ऐसा कोई इक्विपमेंट बना ही नहीं है। आज तक दोस्तों ऐसा कोई उपकरण बना ही नहीं है जो फ्लक्स को दोस्तों डायरेक्ट कंट्रोल कर सके। फ्लक्स को एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता कि फ्लक्स को घटाना, कंट्रोल का मतलब होता है फ्लक्स को बढ़ाना और फ्लक्स को घटाना। आपको दोस्तों मैं महसूस कराऊं, जैसे दोस्तों आप बाइक चलाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप एक्सीलेटर से दोस्तों उसको, गाड़ी को कंट्रोल करते हैं, है ना। यानी कि स्पीड भगाना है गाड़ी को, तो
तो भी कंट्रोल करते हैं, और दोस्तों स्पीड डाउन करना है गाड़ी की तो भी उसको कंट्रोल करते हैं। यानी कि कंट्रोलिंग कहां होती है दोस्तों, एक्सीलेटर में कंट्रोलिंग होती है ना, वही दोस्तों कंट्रोलिंग यहां पे है। तो फ्लक्स को हम डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों यहां पे एक टेक्निक लगाया जाता है। देखना कि जो आई है ना, ये दोस्तों फ्लक्स के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होती है, ये फ्लक्स के समानुपाती होती है। तो अगर हम फ्लक्स को दोस्तों कम कर दें तो क्या हमारी फाई कम हो जाएगी? बिल्कुल दोस्तों, अगर हम आई को कम कर देंगे ना तो हमारी फ्लक्स कंट्रोल हो जाएगी। तो आई को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, शंट रेगुलेटर लगाते हैं, जो कि दोस्तों इनडायरेक्ट रूप से आपकी फ्लक्स है वो कंट्रोल हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी है ना, यही इसका आंसर होने वाला है। देखिए अगला प्रश्न है, और अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, निम्नलिखित में से किस डीसी इंजन के फील्ड वाइंडिंग को अतिरिक्त सप्लाई देने की आवश्यकता पड़ती है। और दोस्तों ये साथ ही साथ आपको क्लास को भी शेयर करते रहना है, और चैनल को दोस्तों कर लेना सब्सक्राइब, है ना, चैनल को दोस्तों आप कर लेना सब्सक्राइब। अगर दोस्तों आप इस क्लास का मेंबर बन चुके हैं ना, इस हमारे परिवार का दोस्तों आप अगर मेंबर बन चुके हैं ना, तो दोस्तों मेरा स्वीकार कीजिएगा नमस्कार, मेरा दोस्तों आपका बहुत बहुत नमस्कार है। और फिर इस क्वेश्चनों को दोस्तों देखते रहना है आपको कि निम्नलिखित में से किस डीसी इंजन के फील्ड वाइंडिंग को हम अतिरिक्त सप्लाई देने की आवश्यकता पड़ती है हमें, वो कौन से कंपाउंड इंजन या नॉन सेपरेटली इंजन या सेपरेटली उत्तेजित इंजन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा सेपरेटली उत्तेजित इंजन। कौन से दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो इसका सी है ये करेक्ट आंसर होगा, है ना, सेपरेटली उत्तेजित इंजन, है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डीसी जनरेटर में नो लोड ग्राफ किन किन राशियों के बीच खींची जाती है। किन किन राशियों के बीच दोस्तों नो लोड ग्राफ खींची जाती है। पहले मैं आपको दोस्तों नो लोड के बारे में बताऊंगा, ग्राफ के बारे में, फिर बताऊंगा आपको फुल लोड ग्राफ के बारे में कि कैसे कैसे इसके बीच ग्राफ खींची जाती है। तो सुनिएगा दोस्तों और गौर से सुनते रहिए कि क्या है कि नो लोड कंडीशन के बीच दोस्तों आपको क्या पूछ रहा है, ग्राफ पूछ रही है ना। तो नो लोड के बीच में दोस्तों लिखना यहां पे नो लोड, है ना। नो लोड में दोस्तों क्या होता है, आपको ई नोट तथा आईएफ के बीच में, ई नोट तथा दोस्तों आईएफ के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। किसके किसके बीच में, ई नोट तथा आईएफ के बीच में क्या खींची जाती है, इसके बीच में दोस्तों ग्राफ खींची जाती है। अगर दोस्तों आपके सामने अगर आईएफ ना आए ना, तो आपके सामने दोस्तों या लिखना या ISH आएगी। क्या आएगी दोस्तों, ISH आएगी। यानी कि शंट करंट या फील्ड करंट दोस्तों, शंट करंट या फील्ड करंट और ई नोट क्या है, वोल्टेज है, नो लोड का वोल्टेज है। इनके बीच में दोस्तों हम ग्राफ खींचते हैं। इनके बीच में क्या ग्राफ खींचते हैं, शून्य भार पर ग्राफ खींचते हैं। लिखना दोस्तों, शून्य भार पर जो ग्राफ खींचते हैं ना, इन्हीं राशियों के बीच में ग्राफ खींची जाती है। ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब सुनना दोस्तों, सुन लेना, जो आपका टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट है, ये किसके किसके बीच ग्राफ खींची जाती है। तो सुनना दोस्तों, जो आपकी फुल लोड होती है ना, मैं यहां पे लिखता हूं दोस्तों, जो इसकी फुल लोड होती है, जो जनरेटर की दोस्तों फुल लोड होती है, फुल लोड पर किसके किसके बीच ग्राफ खींची जाती है। तो फुल लोड पर दोस्तों दो ग्राफ खींचे जाते हैं। कौन कौन से, एक दोस्तों आंतरिक, है ना, एक कौन सी दोस्तों, आंतरिक ग्राफ और एक होती है बाह्य ग्राफ। आंतरिक ग्राफ और एक होती है बाह्य ग्राफ। तो सुनना, जो आपका दोस्तों VT है ना, VT एवं दोस्तों लोड करंट, है ना, VT एवं लोड करंट जो है ये किसके किसके बीच, ये जो ग्राफ बनाती है ना, ये दोस्तों बाह्य ग्राफ बनाती है। ये कौन सी ग्राफ बनाएगी, बाह्य ग्राफ ये बनाएगी, टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट। और दोस्तों जो आपका ये EG और IA है ना, लिखना यहाँ पे लिखता हूं मैं, EG और IA, है ना। EG क्या है, जनरेटेड करंट, और दोस्तों EG है ना, हाँ, जनरेटेड EMF और आर्मेचर करंट के बीच में जो ग्राफ बनता है वो दोस्तों आंतरिक ग्राफ कहलाता है। और जो टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में ग्राफ बनता है वो बाह्य ग्राफ कहलाता है। और ये दोस्तों ये दोनों ग्राफ कब बनते हैं, ये फुल लोड पर बनते हैं दोस्तों, ये नो लोड पर कभी नहीं ग्राफ बनते। तो देखना इसका आंसर क्या हो गया, आंसर दोस्तों आपको मिल गया, नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में खींचा जो गया ग्राफ है, ये नो लोड ग्राफ को बताती है।
अब देखिए दोस्तों, इसी के पेशकश में क्वेश्चन नंबर जो 8 है, डीसी जनरेटर के आर्मेचर फ्लक्स को सुनना। क्या डीसी जनरेटर है दोस्तों, उसके आर्मेचर फ्लक्स की प्रकृति को अगर शुद्ध साइन तरंग बनाना है तो आप कौन सी कॉइल लपेटेंगे, वो दोस्तों आपको कॉइल चूज करना है। अगर दोस्तों मैं कहूं भरपाई कॉइल है तो आप कहना नहीं, आर्मेचर कॉइल है नहीं, रिंग कॉइल है नहीं, तो फिर दोस्तों ऑप्शन एक ही बचा कि वितरक कॉइल। क्या दोस्तों, वितरक कॉइल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, डिस्ट्री लिखना दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कॉइल, डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों वाइंडिंग है ना, डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग, जिसको वितरक वाइंडिंग या फिर दोस्तों इसको ये भी कहते हैं वितरण वाइंडिंग, ये भी दोस्तों कहना वितरण कॉइल। वितरण कॉइल या वितरक कॉइल दोस्तों दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। वितरण वाइंडिंग दोस्तों लपेट देने से क्या होता है, जो फ्लक्स है ना ये प्योर साइनसोइडल हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, प्योर साइनसोइडल वेव फॉर्म का हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या लेकर आई है कि डीसी इंजन में इंटरपोल की संख्या कितनी होती है। अब दोस्तों मुख्य पोल के तुल्य होती है, मुख्य पोल के दोगुना होती है, मुख्य पोल के 1/3 होती है, मुख्य पोल से दोस्तों 1 कम होती है, तो क्या होगा, मुख्य पोल के तुल्य होती है। क्या दोस्तों, मुख्य पोल के तुल्य होती है। अब दोस्तों इसके थोड़ा ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, सॉरी डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, एक आर्मेचर है। सुनना, ये क्या है दोस्तों, ये एक आर्मेचर है, और आर्मेचर में ना क्या होगा, इस प्रकार से दोस्तों पोल बने होंगे, है ना, इस प्रकार से क्या बने होंगे, ये है पोल। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों ये कौन से पोल हैं, तो ये आप कहना दोस्तों ये है मेन पोल। ये कौन सी पोल होगी, ये मेन पोल होगी, है ना। अब देखिए इन्हीं के बीचों बीच दोस्तों, यहां पे इन्हीं के बीचों बीच में क्या होता है, इन्हीं के बीचों बीच में दोस्तों ये कॉइल ये होती है आपकी इस आकार में इंटरपोल, है ना। इस आकार में क्या होती है दोस्तों, सॉरी ढंग से बन नहीं पा रहा है, इस आकार में होती है इंटरपोल, है ना, इस आकार में। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस आकार में इंटरपोल होती है इसकी, ये देखिए इस आकार में। यानी कि जो आप देख रहे हैं ना, ये आकार दोस्तों जो आप देख रहे हैं इंटरपोल का आकार, ये किसका आकार है, मैं यहां पे लिखता हूं, ये क्या है, ये है इंटरपोल। ये क्या है दोस्तों, ये है इंटरपोल, और ये वाली क्या है, ये है मुख्य पोल। ये कौन सी पोल है, ये मुख्य पोल है, ये इंटरपोल है। सुनना दोस्तों, ये जो आपकी इंटरपोल में ये जो आपको दिख रहा है ना नुकीला, इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार है दोस्तों नुकीला। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका आकार को नुकीला क्यों बनाया जाता है, नुकीला बनाने के पीछे कौन सा टेक्नोलॉजी है, कौन सा उद्देश्य है, तो लिखना दोस्तों ताकि पोल सेचुरेट जल्दी ना हो पाए, है ना। लिखना दोस्तों जो इसकी पोल है ना, पोल सेचुरेशन, है ना, पोल सेचुरेशन, पोल जो आप इसकी सेचुरेशन हो ना, वो दोस्तों जल्दी ना हो पाए, जल्दी ना हो, इसलिए हम इसके आकार को नुकीला बनाते हैं, है ना। और मेन पोल जितने होते हैं उतने ही दोस्तों इसमें क्या होते हैं, इसमें इंटरपोल होते हैं। देखिए ये कितना है, 1 2 3 4। अब इसमें भी देखिए इंटरपोल 1 2 3 4। तो इंटरपोल की संख्या और मेन पोल की संख्या दोस्तों बिल्कुल एक बराबर होती है, एक समान होती है ना। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि दोस्तों इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में ब्रूस एमएनए को जीएनए पर शिफ्ट करके जनरेटर के किस नुकसान को सही किया जाता है। अब दोस्तों मैं आपके सामने ना एक फोटो बनाता हूं, देखना दोस्तों एक फोटो है, ये क्या है, ये एक फोटो है। अब देखिए ये जो एक्सिस बन रही है, ये जो आपको एक्सिस दिख रही होगी दोस्तों, और फिर ये एक एक्सिस दिख रही होगी, है ना। यानी कि कुल मिलाकर मैं सीधा इसको बना देता हूं। ये देखिए ये क्या है, ये है दोस्तों जीएनए, ये है जीएनए और ये है एमएनए, है ना। ये क्या है, ये है आर्मेचर, ये क्या है, आर्मेचर है ना। जीएनए है और एमएनए है, और ये क्या है, आर्मेचर। अब सुनना दोस्तों, इसके बीच में क्या बन रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। अब सुनना दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि डीसी जनरेटर में ब्रूस एमएनए को जीएनए पर शिफ्ट करके, है ना, जनरेटर के किस नुकसान को सही किया जाता है दोस्तों, कम्यूटेशन को सही किया जाता है। कम्यूटेशन का अर्थ क्या होता है, लिखना स्पार्किंग होना। इसका मतलब क्या होती है, स्पार्किंग होना, ये क्या कहलाता है, कम्यूटेशन। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि
अब की जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो जनरेटर बन रही है ना, उसमें दोस्तों हम इस प्रकार से हम कम्यूटेशन को दूर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते दोस्तों? क्योंकि देखिए, जब आपका एमएनए होना कहां चाहिए? एमएनए दोस्तों जीएनए पर होना चाहिए, लेकिन जैसे लोड में परिवर्तन होती है ना, ये दोस्तों एमएनए खिसक जाता है थीटा डिग्री एंगल पर। ऐसे में क्या होता है? स्पार्किंग होने लगती है। लेकिन हम क्या करते हैं? स्पार्किंग को रोकने के लिए दोस्तों एमएनए को दोबारा दोस्तों शिफ्ट कहां करते हैं? जीएनए पर शिफ्ट करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, हम इसको बार बार शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आपका दोस्तों ये जो शिफ्टिंग है, लिखना मैं हिंदी में लिखता हूं दोस्तों, जो इसकी ब्रूस शिफ्टिंग है ना, जो इसकी ब्रूस शिफ्टिंग है ना, जो ब्रूस की शिफ्टिंग है ना, ये दोस्तों सीधा किस पर प्रभाव डालती है? ये सीधा लोड पर प्रभाव डालती है ना, जनरेटर के लोड पर प्रभाव डालती है, सीधा प्रभाव डालती है। और दूसरी बात दोस्तों ये है, इसलिए इसको हम नहीं अपनाते हैं इस विधि को, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक लोड पर ये क्या करता है? अलग अलग डिग्री पर खिसकता है। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि 1.5 किलोवाट का लोड है जनरेटर पर, कितना? 1.5 किलोवाट का लोड है जनरेटर पर, तो इसके बीच में दोस्तों आप मान लीजिए कि 30 डिग्री का थीटा है। कितना डिग्री का एंगल है? 30 डिग्री का। अगर इस लोड को बढ़ा करके दोस्तों कितना कर दिया जाए? 3 किलोवाट कर दिया जाए, तो ये एंगल है दोस्तों या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। क्या होगा? या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। इसलिए दोस्तों लोड जैसे ही परिवर्तन होता है ना, तो एमएनए और जीएन के बीच में जो थीटा डिग्री का एंगल है, ये भी दोस्तों परिवर्तन हो जाती है। इसलिए हम कम्यूटेशन को इस विधि के द्वारा दोस्तों, हम शिफ्टिंग विधि के द्वारा हम स्पार्किंग को कंट्रोल नहीं करते हैं, है ना। आज के दौर की हम बात कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों इसका क्या होगा आंसर? कम्यूटेशन को समाप्त करने के लिए जीएनए और एमएनए के बीच में ये जो गैप है ना दोस्तों, इसको गैप को हम कम करते हैं, शिफ्ट करते हैं, है ना। इसका फुल फॉर्म लिखिए, जीएनए का फुल फॉर्म लिखिए दोस्तों। जीएनए का पूरा नाम क्या होता है? जियोमेट्रिक, है ना, जियो दोस्तों मैट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। जियोमेट्रिक न्यूट्रल दोस्तों एक्सिस होती है, जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, ये जीएनए का पूरा नाम होता है। और एमएनए का लिखेगा, एमएनए को मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, है ना, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक दोस्तों न्यूट्रल एक्सिस, है ना, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस एमएनए का। और दोस्तों जी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस ये जीएनए का होता है। और दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है, इसका करेक्ट आंसर ये है। तो ये है दोस्तों 10 क्वेश्चन, और इस 10 क्वेश्चन को आपने मेरा पूरा साथ दिया दोस्तों। और दोबारा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब दोस्तों उठाइए अपना दोस्तों उंगली और क्लिक करिए दोस्तों शेयर वाले पॉइंट पर, शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों, और इस क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम और आप दोस्तों मिलने वाले हैं बहुत जल्द लाइव क्लास। और इस लाइव क्लास के लिए दोस्तों आपको शेयर करना होगा हम दोस्तों, ताकि एक दूसरे दोस्तों बिल्कुल करीब हो जाएं। दूर रहकर भी दोस्तों हमें ऐसा महसूस हो, हम ऐसा महसूस कर पाए कि हम दोस्तों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, एक दूसरे के पास होकर पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस क्लास को जरूर शेयर करना, और फिर दोस्तों कल इंतजार करना, सुबह 7 बजे फिर से आऊंगा दोस्तों इस जनरेटर का पार्ट नंबर 2 को लेकर के। किसको दोस्तों? पार्ट नंबर 2 को लेकर के फिर से मैं दोबारा आपके सामने आपका दिल जीतने के लिए आऊंगा। और दोस्तों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मैं ऐसा महसूस कर पा रहा हूं कि दोस्तों मैंने आज दोस्तों आपका दिल जीत लिया। अगर दोस्तों मैंने आपका दिल जीता दोस्तों, तो आप कमेंट कर देना दोस्तों, है ना। मेरे तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को लव यू है दोस्तों, बहुत बहुत लव यू है। आप दोस्तों इसी प्रकार से मेरा साथ देते रहिए दोस्तों, मैं हमेशा आपके सामने खड़ा रहूंगा, हमेशा दोस्तों आप मुझे अपने सामने खड़े पाएंगे। चाहे दोस्तों वक्त कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो दोस्तों, मैं आपके साथ मिलूंगा। ये दोस्तों मेरा आपसे वादा है ना। ये दोस्तों क्या है? मेरा आपसे सच्चे दिल से वादा है। तो चलिए कल सुबह इंतजार करते रहिए, मैं दोबारा आऊंगा आपके सामने दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों सभी विद्यार्थियों का मेरा बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू।